नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त बीएल आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल इन वन विद बीएल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं फिर से हाजिर हूं राजस्थान के एक और ज़िले का संपूर्ण सामान्य ज्ञान लेकर के। तो आज हम देखते हैं राजस्थान के भरतपुर संभाग के सवाई माधोपुर जिला के बारे में संपूर्ण सामान्य ज्ञान। तो बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि राजस्थान में सवाई माधोपुर किस स्थान पर स्थित है। मैं राजस्थान के मैप को थोड़ा जूम कर देता हूँ। जूम करने पर देखते हैं कि सवाई माधोपुर कहाँ है। ये आपका सवाई माधोपुर, ये मैंने आउटर लाइन किया, ये आपका सवाई माधोपुर ज़िला है। और सवाई माधोपुर की जो सीमा है वो एक राज्य से लगती है, और इस साइड में कौन सा राज्य है वो है यहाँ पर एमपी, मध्य प्रदेश। यहाँ पर बॉर्डर लगता है सवाई माधोपुर का। इसके अतिरिक्त सवाई माधोपुर की राजस्थान के अन्य ज़िलों के साथ में जो सीमा लगती है वो इस प्रकार है कि सवाई माधोपुर की सीमा करौली ज़िला से लगती है, दौसा ज़िला से लगती है, इधर टोंक से लगती है, बूंदी से लगती है, और कोटा ज़िला से भी सवाई माधोपुर की सीमा लगती है। तो मध्य प्रदेश के साथ साथ राजस्थान के अन्य 5 जिलों के साथ में सवाई माधोपुर की सीमा लगती है। अब देखते हैं कि सवाई माधोपुर में क्या क्या है। इसकी स्थापना, भौगोलिक परिदृश्य और सांस्कृतिक परिदृश्य सब कुछ जानते हैं सवाई माधोपुर के बारे में। तो शुरू करते हैं। सवाई माधोपुर जो भरतपुर संभाग का हिस्सा है, इसकी स्थापना के बारे में देख लेते हैं। तो सवाई माधोपुर की स्थापना जो है, इसका नामकरण क्या है कि जयपुर नरेश सवाई माधो सिंह, जो सवाई माधो सिंह थे वो जयपुर के नरेश हुआ करते थे। उन्होंने सवाई माधोपुर की नींव रखी थी और उन्हीं के नाम पर सवाई माधोपुर नाम पड़ा था। सवाई माधोपुर के उपनाम भी है। तो उपनामों में अमरूदों की नगरी, यहाँ पर अमरूद बहुत ज़्यादा पैदावार होती है अमरूदों की। बाघों का घर, क्योंकि रणथंभौर टाइगर प्रोजेक्ट है यहाँ पर। और बाघों की क्रीड़ा स्थली, क्योंकि यहाँ पर बहुत अधिक संख्या में बाघ पाए जाते हैं रणथंभौर में, इसलिए बाघों की क्रीड़ा स्थली भी सवाई माधोपुर को कहा जाता है। इसका भौगोलिक परिदृश्य देख लेते हैं। भौगोलिक परिदृश्य में स्थिति कहाँ है सवाई माधोपुर की। तो सवाई माधोपुर की स्थिति है वो पूर्वी राजस्थान के अंदर पड़ती है, और इसकी जो सीमा है अंतर्राज्यीय सीमा है। अभी आपको मैप में बताया कि ये मध्य प्रदेश के साथ में सवाई माधोपुर की सीमा लगती है। इसका भौतिक प्रदेश, तो ये पूर्वी मैदान के भौतिक प्रदेश का हिस्सा है, पूर्वी मैदान का हिस्सा है सवाई माधोपुर। यहाँ पे जो जलवायु है वो आर्द्र जलवायु पाई जाती है, और कोपेन के अनुसार है। तो कोपेन के अनुसार यहाँ की जलवायु है CWG, और CWG का मतलब है उप आर्द्र जलवायु। दोस्तों, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के बारे में आप लोगों को मैंने अनेक जिलों की जानकारी में बताया था कि डॉक्टर व्लादिमीर कोपेन द्वारा जलवायु वर्गीकरण के लिए एक प्रणाली बनाई थी जिसे कोपेन जलवायु वर्गीकरण प्रणाली कहते हैं। और इसके अनुसार संपूर्ण जलवायु को 5 भागों में बांटा था, और जिनमें से जो सवाई माधोपुर की जलवायु है वो है CWG, और CWG का मतलब है उप आर्द्र जलवायु। यहाँ पे जो वर्षा है वो 60 से 90 सेंटीमीटर बरसात होती है सवाई माधोपुर के अंदर, और यहाँ की मिट्टी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। और यहाँ पे जो वनस्पति है वो पतझड़ी वनस्पति है। इसका मतलब गर्मी के जाते जाते और सर्दी के आने से पहले यहाँ पर वृक्षों से पत्ते झड़ जाते हैं। यहाँ पे जो फसल है रबी और खरीफ दोनों तरह की फसल यहाँ पर पैदा की जाती है, लेकिन इन दोनों फसलों में खाद्यान्न जो फसल है गेहूँ बाजरा, ये ज़्यादा मात्रा में पैदा किया जाता है। अब यहाँ पे देख लेते हैं नदियाँ कौन कौन सी है। तो नदियों में यहाँ पे देखिए फर्स्ट है आपकी चंबल नदी, और चंबल नदी सवाई माधोपुर के क्षेत्र से होकर गुजरती है। और आपको पता है कि चंबल नदी में घड़ियाल का अभयारण्य है, मतलब घड़ियाल यहाँ पे चंबल नदी में पाए जाते हैं। वो आपको पता है कि करौली, सवाई माधोपुर, कोटा और इन जिलों में होकर के जो चंबल गुजरती है वहाँ पर घड़ियाल पाए जाते हैं। दूसरी नदी है यहाँ पे बनास नदी, और इस बनास नदी पर एक बांध बना हुआ है, वो है ईसरदा बांध जो बना हुआ है। और ये बांध जो है ERCP प्रोजेक्ट के तहत
बनाया गया था ईआरसीपी के तहत। और अभी वर्तमान समय में सरकार ने ईआरसीपी का नाम बदल के और रामचंद्र सेतु कर दिया है, और जिसके तहत एक बांध और बनने वाला है बनास नदी पर, और ये बनने वाला है डोंगरी बांध, जो ईआरसीपी के तहत इसकी घोषणा की गई थी, और इसका जल्द ही काम स्टार्ट हो सकता है। एक यहाँ पे पार्वती नदी है, ये भी सवाई माधोपुर के अंदर बहती है। एक यहाँ पर गंभीरी नदी है, ये गंभीरी नदी भी सवाई माधोपुर के अंदर बहती है। और एक शिव नदी है, ये शिव नदी भी सवाई माधोपुर के अंदर बहती है। सभी नदियाँ छोटी छोटी नदियाँ हैं, ये बनास की सहायक नदियाँ हैं, और बनास आगे जाकर के चंबल में मिलती है। एक यहाँ पर मोरेल है, तो मोरेल नदी भी है, ये भी सवाई माधोपुर से होकर के बहती है, और ये भी बनास की सहायक नदियाँ है। और इस मोरेल नदी पर एक मोरेल बांध बना हुआ है, जो मिट्टी से बना हुआ बांध है, जो किससे बना है, मिट्टी से बंधा हुआ है। एक यहाँ पर क्या है, त्रिवेणी संगम बनता है, जहाँ पर 3 नदियाँ जाके मिलती है। तो ये कहाँ मिलती है, एक पदरा एक गांव है, वहाँ पे जाकर के और ये तीनों नदियाँ मिलती है। कौन कौन सी, चंबल, बनास और सीप नदी। तो ये 3 नदी जाकर के त्रिवेणी संगम बनाती है पदरा गांव के पास में, और इसे रामेश्वर धाम भी कहा जाता है। रामेश्वर धाम इसको कहा जाता है। एक साउथ में है रामेश्वर धाम, वो बड़ी रामेश्वर धाम है, और राजस्थान की रामेश्वर धाम इस त्रिवेणी संगम को कहा जाता है। और इस त्रिवेणी संगम को जो मीणा जाति का कुंभ कहा जाता है, क्योंकि सवाई माधोपुर में मीणा जनजाति के लोग अत्यधिक मात्रा में निवास करते हैं, तो इन्हें मीणा जाति का कुंभ भी कहा जाता है। और भगवान परशुराम की तपोस्थली भी यहाँ पर स्थित है। अब यहाँ पे अभयारण्य देख ले हैं, सवाई माधोपुर का नाम आए और अभयारण्य नहीं, तो अभयारण्य देख लेते हैं। तो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, रणथंभौर टाइगर प्रोजेक्ट जो है, इसकी स्थापना 1955 में की गई थी, और इसे जो राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया था वो 1980 में दिया गया था। और यह राजस्थान का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। कौन सा, सवाई माधोपुर राजस्थान का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। यहाँ पे क्या है, इसी उद्यान के अंदर बाघ परियोजना है, तो यहाँ पे अत्यधिक मात्रा में बाघ पाए जाते हैं। और इस परियोजना का संचालन जो है 1973 में शुरू हुआ था, और ये राजस्थान की प्रथम टाइगर परियोजना है, क्योंकि यहाँ पे बाघ प्रथम बार यहाँ पर रखे गए थे। यहाँ 1996 में क्या किया था, एंटी पोचिंग कार्यक्रम चलाया गया था। एंटी पोचिंग कार्यक्रम किस लिए चलाया गया, कि इसमें जो टाइगर जिसमें निवास करते हैं उनकी पहचान की गई थी, और पहचान करके उनको नाम या पहचान चिन्ह दिया गया था, ताकि उनके बारे में जानकारी रहे कि कोई उसका शिकार ना कर ले, या किसी वजह से बाघों की मृत्यु हो जाती है तो उसका पता चल सके। तो ये एंटी पोचिंग कार्यक्रम 1996 में रणथंभौर टाइगर प्रोजेक्ट में चलाया गया था, जिसमें टाइगरों की पहचान और इनको नाम दिए गए थे। अब यहाँ का सांस्कृतिक परिदृश्य देख लेते हैं। तो सांस्कृतिक परिदृश्य में रणथंभौर का दुर्ग, तो रणथंभौर का दुर्ग ये 2 पहाड़ियों पर बना हुआ है, एक रण पहाड़ी नाम है और दूसरा थम्मन। तो ये 2 पहाड़ियों के ऊपर है, इसलिए इसे रणथंभौर कहते हैं, इसी वजह से इसका नाम रणथंभौर पड़ा है। और जो रणथंभौर दुर्ग की जो स्थापना है वो चौहान शासक रणथंभन ने की थी। ये पहाड़ी के नाम के अनुसार ही ये राजा का नाम था, और इन पहाड़ियों का नाम भी शायद इसी तरह पड़ा होगा। और ये इसमें जो प्रवेश द्वार है वो नौलखा दरवाज़ा, जो मुख्य दरवाज़ा इसका नौलखा दरवाज़ा कहते हैं। हालांकि इसके अंदर 7 दरवाजे हैं, लेकिन जो मुख्य दरवाज़ा है उसको नौलखा दरवाज़ा कहा जाता है। और दुर्ग के अंदर महत्वपूर्ण स्थान है, मतलब क्या क्या चीज़ें दुर्ग के अंदर, तो त्रिनेत्र गणेश मंदिर, तो यहाँ पर गणेश जी का मंदिर है, और ये प्राचीन समय से ही बना हुआ है। एक यहाँ पर हमीर महल है, क्योंकि राव हमीर यहाँ के राणा हुए करते थे, तो उसका महल भी इसके अंदर बना हुआ है। और 32 खंभों की छतरी यहाँ पे बनी हुई है, इसे न्याय की छतरी भी कहा जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि राव हमीर बैठ करके यहाँ पर न्याय सभा चलाया करते थे। इसे अधूरा स्वप्न की छतरी भी कहते हैं। और ये अधूरा स्वप्न किसका था, ये था जैतर सिंह का। तो ये इसका निर्माण क्या है, हमीरदेव ने करवाया, और चौहान जैतर सिंह की याद में करवाया था। तो चौहान जैतर सिंह का स्वप्न था कि एक छतरी बनाई जाए, तो जैतर सिंह जी नहीं बना पाए थे, तो ये राव हमीर ने जैतर सिंह का स्वप्न पूरा करने के लिए इस छतरी का निर्माण किया था, इसलिए उसे अधूरा स्वप्न की छतरी भी कहा जाता है। एक यहाँ पर पद्म तालाब है, और पद्म तालाब के अंदर ऐसा कहा जाता है कि जब अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था और राणा रतन सिंह को बंदी बना लिया था, तो उस वक्त में जो पद्मनी थी उसकी लड़की राणा रतन सिंह की, वो पारस पत्थर था। तो पारस पत्थर ऐसा कहा जाता है कि लोहे को पत्थर से छूने पर वो सोना बन जाता था।
तो ऐसा एक पत्थर हुआ करता था, उसको लेकर के और इस तालाब में कूद गई थी। और इस पत्थर को ढूंढने के लिए, इस पारस पत्थर को ढूंढने के लिए हमारी जो प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी रही थी उस टाइम पे, इसको ढूंढने के लिए भी कार्यक्रम चलाए गए थे, लेकिन ये पत्थर हाथ नहीं लगा था। अब यहाँ इस किले में, रणथंभौर के किले में जौहर भी हुए थे, तो जौहर और शाखा देख लेते हैं। ये जौहर शाखा मैं बताता हूँ दोस्तों कि जब प्राचीन समय में राजाएं वीरगति को प्राप्त हो जाते थे तो स्त्रियां अपना सतीत्व बचाने के लिए जौहर करती थी, मतलब आग में जीवित जल जाया करती थी। और साका जो है, साका वो है कि जब कोई दुश्मन शासक किले को या महल को चारों तरफ से घेर लेता था, खाना पानी रसद की सारी व्यवस्था बंद कर देता था, और जब खाना पानी महल के अंदर खत्म हो जाता था तो राजाएं अंतिम युद्ध करते थे। जब कोई रास्ता नहीं बचता था तो अंतिम युद्ध करते थे, तो किले का गेट खोल करके और दुश्मन की सेना से भिड़ जाते थे, तो या तो वो विजयी होते थे और या फिर वीरगति को प्राप्त हो जाते थे। अगर साधारण भाषा में कहे तो मरने और मारने के लिए युद्ध किया जाता था, उसे साका कहते थे। तो यहाँ पर साका तो नहीं, जौहर हुआ था जो 1301 ईस्वी में हुआ था, और वो हमीर देव जब यहाँ के राणा थे उस वक्त अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ पर आक्रमण किया था। और यहाँ पर जो जौहर किया था वो रंगा देवी, पद्मला और पद्मा देवी, ये 3 रानियां थी, इन्होंने यहाँ पर जौहर किया था। इसी दुर्ग के पास में एक दुर्ग और, रणथंभौर दुर्ग के पास में एक दुर्ग और है, वो है झैन का दुर्ग, और इस दुर्ग को रणथंभौर की कुंजी कहा जाता है। एक खंडार का दुर्ग है, ये खंडार तहसील में स्थित है, और यह इसमें 7 मंदिर बने हुए हैं। इस दुर्ग के अंदर 7 मंदिर बने हुए हैं। राम कुंड भी इसके अंदर बना हुआ है, लक्ष्मण कुंड भी इसके अंदर बना हुआ है, और शारदा नाम की एक तोप भी इस दुर्ग के अंदर रखी हुई है जो अष्ट धातु से बनी हुई है। तो शारदा तोप कहाँ रखी हुई है? खंडार किले के अंदर। या लक्ष्मण कुंड कहाँ बना हुआ है? वो भी खंडार किले के अंदर। एक यहाँ पे पहाड़ियों के बीच में है अमरेश्वर महादेव का मंदिर, बहुत ही रमणीय जगह है अमरेश्वर महादेव का मंदिर। ये भी सवाई माधोपुर के अंदर स्थित है, और ये भी रणथंभौर प्रोजेक्ट जो है अभयारण्य उसी में आता है। एक काला गोरा भैरव मंदिर है, ये भी सवाई माधोपुर के अंदर है। और एक चमत्कार जी का मंदिर है, ये आलनपुर, सवाई माधोपुर में आलनपुर एक जगह है, उस जगह पे है। और ये जैन मंदिर है, और ये भगवान ऋषभ देव को समर्पित है। एक यहाँ पे गणेश मेला लगता है, तो गणेश मेला जो त्रिनेत्र गणेश मंदिर है रणथंभौर दुर्ग के अंदर, उसी में ये मेला लगता है। और ये मेला लगभग 15 दिन तक चलता है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर क्या है, एक चौथ माता का मंदिर है, और चौथ माता का मंदिर है बरवाड़ा, एक जगह है यहाँ पर चौथ का बरवाड़ा जिसे कहा जाता है, और ये मेला वहीं पर लगता है। और ऐसा कहा जाता है कि कंजर जाति की ये देवी चौथ माता जो है आराध्य देवी मानी जाती है। और वर्तमान समय में जो करवा चौथ का व्रत स्त्रियां रखती है, तो वो यहाँ जा कर के भी दर्शन करती हैं, बहुत सी औरतें जो वहाँ पहुँच पाती है। शिवरात्रि मेला एक यहाँ लगता है, ये सिवाड़ में लगता है, और ये सिवाड़ धुंधेश्वर शिव मंदिर है। सिवाड़ में क्या है, धुंधेश्वर जी का शिव मंदिर है, और यहाँ पर ये मेला लगता है। शिल्पग्राम, तो शिल्पग्राम क्या है, पश्चिमी क्षेत्र की जो संस्कृति का मुख्यालय है वो बागौर में की हवेली में स्थित है, जो उदयपुर में है। पश्चिमी क्षेत्र संस्कृति का जो मुख्यालय है वो बागौर की हवेली उदयपुर में है, और इसका संरक्षण राज्यपाल करता है। और इस जो पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र है जो बागौर के अंदर, बागौर की हवेली में उदयपुर में है, इसी के द्वारा इस शिल्प ग्रामों का निर्माण किया जाता है, जो संस्कृति को बचाने या संस्कृति की याद दिलाने के लिए किया जाता है शिल्प ग्रामों का निर्माण। और ये टूरिस्टों को आकर्षित करने के लिए भी बनाए जाते हैं। राजस्थान का प्रथम शिल्पग्राम जो है वो कहाँ है, हवाला ग्राम उदयपुर में बना था। और अन्य जो बने थे, एक पालगांव जोधपुर में है, एक पुष्कर अजमेर में है, और एक ये राम सिंहपुरा सवाई माधोपुर में शिल्पग्राम बना हुआ है। 2024-25 में एक शिल्पग्राम बनाने की और घोषणा की गई थी। जो बजट 2024-25 बैठा था विधानसभा के अंदर, उसमें एक घोषणा की गई थी, और वो मतलब शिल्पग्राम बनाने की, तो वो शिल्पग्राम बनाया जाएगा डूंगरपुर के अंदर, ऐसी घोषणा की गई थी। एक यहाँ पर जामा मस्जिद है, तो ये जामा मस्जिद, सॉरी ये लोक कला वो नहीं है, जामा मस्जिद यहाँ पे है। और ये हेला, हेला एक ख्याल है, हेला ख्याल है, वो एक लोक कला है। हेला ख्याल लोक कला है, और इसके प्रतक हेला शायर को माना जाता है। यहाँ पर संगमरमर की मूर्तियाँ बनाई जाती है, वो बांस टोडरा गांव में
बनाई जाती है। सवाई माधोपुर का बांसटोडरा गांव है, वहाँ पर संगमरमर की मूर्तियाँ बनाई जाती है। एक यहाँ पे दाबू प्रिंटिंग है जो भी सवाई माधोपुर में की जाती है। और भारतीय रेलवे द्वारा राज्य का प्रथम रेलवे स्टेशन सवाई माधोपुर है, जहाँ पर जन औषधि केंद्र खोला गया है। देखिए, भारतीय रेलवे में हिंदुस्तान के अंदर पहला रेलवे स्टेशन सवाई माधोपुर है, जहाँ पर जन औषधि केंद्र खोला गया है भारत सरकार के द्वारा। तो दोस्तों, ये था सवाई माधोपुर का सामान्य ज्ञान। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें, और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि इस जानकारी का लाभ उन्हें भी मिल सके। अब मुझे दीजिए आज्ञा, मिलते हैं राजस्थान के एक और जिले के संपूर्ण सामान्य ज्ञान के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।